हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NT UGC नेट म्यूज़िक वोकल का सिलेबस करने जा रहे हैं। इसकी यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर 7 है। पहले जो 6 लेक्चर हैं आपके, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप NT UGC नेट यूनिट 1 के नाम से भी आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स जो है वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए फर्स्ट यूनिट में हमारी सारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस जो है हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मेल, थाट, राग, उपांग, भाषांग, मीन, खटका, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेल अथवा थाट की। देखो, मेल शब्द जो है प्राचीन काल में प्रयोग किया गया था थाट के लिए ही, और आजकल जो मेल की जगह शब्द प्रयोग करते हैं वो है आपका थाट। आज भी मेल शब्द का जो प्रयोग होता है वो दक्षिण संगीत में आज भी जो है थाट की जगह मेल शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे थाट शब्द का ही प्रयोग होता है। लेकिन मेल और थाट में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। स्वरों की जिस विशिष्ट रचना से राग रागनियों की उत्पत्ति की जा सके उसे थाट या ठाट कहते हैं। स्वरों की वह विशिष्ट यानी कि विशेष रचना जिससे राग रागनियों की उत्पत्ति हो सके, इसी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? मेल कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही मतलब है मेल और थाट का, कि जब जिससे आप ऐसा स्वर समूह जिससे रागों की उत्पत्ति होती है, रागों को उत्पन्न करने वाला इट मीन्स रागों का जो पिता है वो थाट है। कुछ ग्रंथों में इसके लिए संस्थान शब्द का प्रयोग भी मिलता है। तो आप कह सकते हैं थाट और मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग भी किया गया? संस्थान शब्द का भी जो है प्रयोग किया गया था। तो मतंग द्वारा रचित राग लक्षण प्रकरण में संस्थान शब्द कई बार मिलता है। परिभाषा देखते हैं दोबारा से। अभिनव राग मंजरी के अनुसार स्वरों का ऐसा समूह जिसमें राग को उत्पन्न करने की शक्ति हो। ठीक है, तो राग को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला थाट कहलाता है। मेल और थाट इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो एक अनुमान के अनुसार अनुमानतः 14वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे मेल और थाट का अर्थ बताया गया है। मेल का अर्थ होता है मेलन, प्रकार या किसी विशिष्ट स्वरावली को प्राप्त करने की विधि, कोई विशेष स्वर समूह को प्राप्त करने की विधि। थाट का अर्थ होता है स्थिर रहना या फिर ढांचा प्रस्तुत करना। पंडित अहोबल के अनुसार जो मेलों की संख्या है 21,340 है। अब है कि थाट पत्ती का ये विकास कैसे हुआ। 1160 ईस्वी में लोचन कवि ने सर्वप्रथम रागों के वर्गीकरण की परंपरागत शैली ग्राम और मूर्छना के स्थान पर मेल अथवा थाट को आधार बनाया। जैसे कि आपको पता है कि ग्राम और मूर्छना जो है प्राचीन काल की पत्ती है, लेकिन उन्होंने इनको आधार ना बना करके मेल या फिर कह सकते हैं थाट को एक आधार बनाया। कि इन्होंने बनाया? लोचन ने। इन्होंने समस्त रागों को 12 थाट अथवा मेलों से विकसित कहा है। वे 12 थाट इस प्रकार के हैं: भैरवी, तोड़ी, गौरी, कर्नाट, केदार, एमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी, मुखारी, दीपक। थाटों का यह वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोचन के पश्चात एक दीर्घ काल तक एक लंबे समय तक इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी, परंतु 17वीं शताब्दी में रागों का थाटों के अंतर्गत वर्गीकरण जो है प्रचलित हो गया था। मतलब रागों को जो है थाटों के अंतर्गत रखा जाने लगा था 17वीं शताब्दी में सॉरी। ठीक है, संगीत परिजात और राग विबोध नामक ग्रंथों से यह पूर्णतः स्पष्ट भी हो जाता है। वेंकटमुखी ने, जैसा कि आपको पता है कि 72 थाट माने थे, 72 थाटों की रचना की थी। वेंकटमुखी जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे और दक्षिण भारत में इन्होंने 72 थाट जो है माने। वेंकटमुखी ने अपने 72 मेलों यानी कि थाटों को इस प्रकार समझाया है। यदि 12 स्वरों के समस्त सप्तक को आरोह अवरोह के अनुसार पूर्वांग और उत्तरांग में अगर हम विभाजित कर दें तो 6 विभिन्न प्रकार के स्वर समूह बन जाएंगे। 12 स्वरों का आपको पता है कि सप्तक होता है, और अगर उनको हम पूर्वांग और उत्तरांग के अनुसार विभाजित कर दे तो 6 प्रकार के स्वर समूह बन जाएंगे। यदि इनको आपस में मिला दिया जाए तो 36 स्वर समूह बन सकते हैं। यदि शुद्ध मध्यम के स्थान पर अगर हम तीव्र मध्यम का प्रयोग कर लेंगे तो 36 और बन जाएंगे। तो इसी प्रकार 72 थाटों का जो है निर्माण हुआ है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं।
वेंकटमुखी ने क्या किया? सर्वप्रथम 12 स्वर इस प्रकार लिखे, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, म तीव्र, प, ध कोमल, ध शुद्ध, नि कोमल, नि शुद्ध। अब इसमें तीव्र मध्यम उन्होंने निकाल लिया और तार सा को जोड़ दिया। तीव्र मध्यम यहाँ से निकाल लिया और तार सार को जोड़ दिया, तब भी आपके स्वर कितने बन गए? 12। ठीक है, तो इस प्रकार नया स्वर समुदाय जो बनेगा वो था सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, म, प, धा कोमल, धा शुद्ध, नि कोमल, नि, सा हो गया। म तीव्र जो है निकाल लिया गया। इसको जो है 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। प्रथम भाग को पूर्वार्ध कहा गया और द्वितीय भाग को उत्तरार्ध कहा गया। इस प्रकार प्रत्येक भाग में 6-6 स्वर हो गए। ठीक है, पूर्वार्ध में सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध और म, ये आपके जो है 6 स्वर आए। उत्तरार्ध में प, ध कोमल, ध शुद्ध, नि कोमल, नि, सा, ये आपके 6 स्वर उत्तरार्ध में आए। ठीक है, अब देखो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के जो थे, सा, रे कोमल, रे, म, ये जो है तालिका बनाई गई। ठीक है, इसमें क्या था? पूर्वार्ध के स्वर और उत्तरार्ध के स्वर। ठीक है, और अगर इनको हम मान लो हमें एक बनाना है, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, म, इसको पहले वाले से मिला दो तो आपका एक समूह जो है पूरा बन जाएगा। फिर इसको दूसरे वाले से मिला दो, दूसरा स्वर समूह बन जाएगा। इसको तीसरे से मिला दो, तीसरा स्वर समूह बन जाएगा। मतलब एक पूर्वार्ध से अगर हम दूसरा उत्तरार्ध मिला देते हैं तो टोटल आपके 6 स्वर समूह निकल आएंगे, पूर्वार्ध के स्वर है। इसी तरीके से आपके 6 स्वर समूह पूर्वार्ध के हैं और इनको 6 स्वर के उत्तरार्ध से मिला दिया जाए तो आपके कितने स्वर समूह निकल के आएंगे? 36। ठीक है, इस विधि से हम जो है 36 थाट बना सकते हैं। इन सभी थाटों में हमने शुद्ध मध्यम का जो है प्रयोग किया। आप देख रहे हो कि शुद्ध मध्यम का इनमें प्रयोग है। इस प्रकार शुद्ध मध्यम एवं तीव्र, अगर ये तो थे शुद्ध मध्यम से, अब शुद्ध मध्यम की जगह अगर हम वहाँ पे तीव्र मध्यम करते जाएं तो भी आपके 36 थाट और उत्पन्न हो जाएंगे। तो 36 + 36 कितने थाट हो गए आपके? 72। इस प्रकार इन्होंने 72 थाटों की रचना की, परंतु इन्होंने 19 थाट ही जो है दक्षिण भारत में जो प्रचलन में आए वो सिर्फ 19 थाट ही थे। दक्षिण भारत में 19 थाट आज भी प्रचलित है। और आधुनिक काल की बात की जाए, मतलब उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे क्या नाम है 10 शुद्ध थाट माने गए हैं, 10 थाट जो है माने गए हैं। रामा माते ने केवल 20 मेल माने। रामा माते ने मेल की संख्या मानी 20। आधुनिक काल में थाट की बात करेंगे। भातखंडे ने 10 थाट माने। बिलावल में क्या था? पहला थाट बात कर रहे हैं। जो आदि काल में उत्तर भारत में जिन थाटों का निर्माण करने वाले थे वो थे विष्णु नारायण भातखंडे जी। इन्होंने जो है टोटल 10 थाट माने। उन 10 थाटों को हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल थाट की। बिलावल थाट में क्या होता है? सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और सारे गामा पाधा ने, जैसे कि आप ये स्वर समूह देख रहे हैं। रामा माते के अनुसार सारंग नाट जो है वो बिलावल थाट के समान है आधुनिक काल में। राग विभोद में जो सालक नाट नाम आया है वहाँ सालक नाट मल्लारी मेल में है। ठीक है, सेकंड है कल्याण थाट। कल्याण थाट में क्या होता है? म तीव्र लगता है, जैसा कि आप इस स्वर समूह में देख रहे हैं। खमाज में क्या होता है? नी कोमल लगता है। थाट में एक बात हमेशा निश्चित रहती है कि स्वर जो है क्रम के अनुसार रहेंगे, सारे गामा पाधा नी, और स्वर भी टोटल 7 ही रहेंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और थाटों को कभी भी गाया बजाया नहीं जाता। ठीक है, भैरव सा रे गामा पाधा नी, रे और धा कोमल रहेंगे। पूर्वी में क्या होता है? रे धा कोमल और म तीव्र रहता है। मारवा थाट में क्या होता है? रे कोमल म तीव्र। काफ़ी में ग और नि कोमल। रामा माते ने कहा है कि श्री राग मेल जो है हिंदुस्तान संगीत के काफ़ी मेल के समान है। आसावरी में गाधानी स्वर कोमल लगते हैं। भैरवी में सारे स्वर कोमल रहते हैं, रेगा धानी। तोड़ी में रेगा धा कोमल और म तीव्र रहता है। आइए नेक्स्ट राग के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ऐसी ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित होती है तथा मनुष्य के चित्त को रंजन कर उसे राग कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो, जिसमें स्वर और वर्ण से सजे हुए हो और मनुष्य के चित्त यानी कि हृदय का रंजन करे, मनोरंजन, मतलब उसे राग कहा जाता है। सभी विद्वानों ने रागों की संख्या जो है अलग अलग मानी है। रागों की उत्पत्ति जाति गायन से हुई है। राग शब्द को सर्वप्रथम मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में परिभाषित किया था। इस प्रकार के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में ज़्यादा आते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कौन से ग्रंथ में किया गया था। तो राग शब्द की बात की जाए तो सर्वप्रथम मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में इसे परिभाषित किया। राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए।
राग में सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता, मतलब जो सा स्वर है उसका हमेशा ही प्रयोग होगा, कभी भी वर्जित नहीं होगा। राग में म और प स्वर जो है एक साथ कभी भी वर्जित नहीं हो सकते। राग में वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी और आरोह, अवरोह एवं पकड़ निश्चित होती है। राग के लक्षण, प्राचीन काल में राग के जो लक्षण है वो 10 थे। ग्रह अंश, न्यास, अपन्यास, औड़व, शाड़व, अल्तव, भवतव, मंद्र और तार, ये 10 लक्षण थे। ग्रह का मतलब था जिस से राग शुरू होता था, जिस पर से अंशस्वर वो था जो राग में बार बार प्रयोग किया जाता था। आज की बात की जाए तो वादी स्वर के समान था ये। न्यास स्वर वो स्वर था जिस स्वर पर राग की समाप्ति होती थी, और आज के न्यास की बात की जाए तो जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है। अपन्यास वो स्वर था जो गीत के मध्य का जो समाप्ति का लास्ट स्वर होता है। औड़व जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग किया जाए, शाड़व जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग किया जाए, अल्पतव जिन स्वरों का कम प्रयोग किया जाता था, बहुतव जिन स्वरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, मंद्र जिन स्वरों का मंद्र सप्तक में प्रयोग किया जाता था, और तार जिन स्वरों का तार सप्तक में प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में भी राग के जो है 10 लक्षण हैं, परंतु ग्रह, न्यास तथा अपन्यास नहीं है। राग की जातियाँ और उपजातियाँ। राग की जो है 3 जातियाँ हैं, औड़व, शाड़व और संपूर्ण। औड़व में क्या होता है, जब 5 स्वरों का प्रयोग हो और 2 स्वर वर्जित रहें। शाड़व जब 6 स्वरों का प्रयोग हो, 1 स्वर वर्जित रहे। संपूर्ण जब 7 स्वरों का प्रयोग हो, सभी के सभी स्वरों का प्रयोग हो जाए तो वो संपूर्ण जाति का राग होता है। 3 जातियों को आगे 9 उपजातियों में बांटा गया। राग की जो है 9 उपजातियाँ हैं। औड़व से आपकी 3 उपजाति निकली, औड़व, 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 शाड़व, औड़व, संपूर्ण। ठीक है, इसी तरीके से शाड़व से भी शाड़व, औड़व, शाड़व, 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 संपूर्ण, संपूर्ण, औड़व, संपूर्ण, शाड़व, संपूर्ण, संपूर्ण। इस तरीके से टोटल आपकी जो है 9 उपजातियाँ हो गई। औड़व का मतलब, औड़व का मतलब जिस राग के आरोह में 5 स्वर और उस राग के अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग हो तो वो औड़व जाति का राग हो गया। जिस राग के औड़व में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग हो, जिस राग के आरोह में 5 स्वर और जिस राग के अवरोह में 7 स्वर, तो वो औड़व संपूर्ण है। आइए जानते हैं उपांग और भाषांग के बारे में। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इनके बारे में जो है डिटेल से व्याख्या या सही तरीके से व्याख्या जो है नहीं मिलती है, फिर भी हम जो कुछ विद्वानों के द्वारा बताया गया है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषांग की। तो भाषांग राग वो थे, भाषा का छाया मात्र आश्रय लेने को भाषांग राग कहते हैं। संगीत रत्न के अनुसार जिनमें भाषा रागों की कुछ छाया दृष्टिगोचर होती है, भाषा रागों की छाया आ जाए, वे भाषांग राग हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार भाषांग राग 11 हैं। पार्श्व देव के अनुसार भाषांग राग जो है संपूर्ण जाति के 21 हैं, शाड़व के 11 हैं, औड़व के 15 हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 47 यानी कि 47 है। अगर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन रागों पर पारदेशिक यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की भाषा की जो है छाया पड़ती है तो वो आपका क्या कहलाता है, भाषांग। दोबारा देखिए, दूसरे शब्दों में जिन रागों पर प्रदेश की भाषा की छाया पड़ेगी तो वो आपका भाषांग राग था। उपांग, संगीत दर्पण के अनुसार जिनमें राग की छाया जो है बहुत थोड़ी होती है उनको उपांग राग कहते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांग राग 3 है। पार्श्व देव के अनुसार उपांग राग संपूर्ण जाति के 18, शाड़व जाति के 7 तथा औड़व जाति के 6 हैं। अतः इनकी कुल संख्या 31 है। दूसरे शब्दों में रागांग, भाषांग तथा क्रियांग के मिश्रण, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रागांग, भाषांग और क्रियांग के मिश्रण को उपांग रागों का इनसे जो है उपांग रागों का निर्माण होता है। देखो, मैंने आपको भाषांग तो बता दिया जिनमें भाषा की जो है छाया आ जाए, तो भाषा रागों की। ठीक है, अब बात करते हैं हम रागांग की और क्रियांग की। ये क्या है? तो रागांग राग वो हैं जिन रागों में ग्राम रागों की छाया आती है। क्रियांग राग वो हैं जो राग भाव प्रधान होते हैं, भाव की प्रधानता रहती है तथा अभिनय के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, क्रियांग राग। अब बात करेंगे हम मींड की और खटका की। मींड में क्या होता है, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से हमें दूसरे स्वर पर इस तरीके से जाना होता है कि हमारी आवाज़ खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। इसमें बीच के स्वरों का स्पर्श तो होता है किंतु वे पृथक सुनाई नहीं पड़ता। अलग स्वरों के मतलब बीच वाले स्वर को स्पर्श तो करते हैं लेकिन वो अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड को दिखाने के लिए स्वरों के ऊपर उल्ट अर्धचंद्राकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, सा से माँ तक जाना है तो ऐसे उल्ट अर्धचंद्राकार आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मींड को सूद भी कहा जाता है और मींड का जो प्रयोग है तंत्री वाद्यों पर अधिक किया जाता है, तार वाले वाद्यों पर अधिक किया जाता है।
खटका की बात करते हैं। सॉरी, एक बार पहले से सास मैं आपको मेन बता रही थी। सा से माँ तक हमें इस तरीके से जाना है कि रे और गा जो बीच के दो स्वर हैं वो स्पर्श होने चाहिए, ठीक है। और सा से माँ तक की मींड दिखाने के लिए मुँह पर उल्ट चंद्राकार लगाएंगे। और सा से माँ पर हमें रे गा को इस तरीके से स्पर्श करना है कि जो आवाज़ है हमारी टूटनी नहीं चाहिए। अब पढ़ते हैं खटका के बारे में। खटका का शाब्दिक अर्थ है खटकाना या खटकना। जब 4 स्वरों की गोलाई से बनाते हुए द्रुत लय में प्रयोग हो तो वह खटका कहलाता है। खटका दर्शाने के लिए स्वरों को कोष्टक में लिखा जाता है, यानी कि ब्रैकेट में लिखा जाता है। और खटका की एक खास बात ये होती है कि जिस स्वर से शुरू होता है उसी स्वर पर आकर समाप्त हो जाता है। खटका किसी स्वर पर दर्शाना है तो उस पर हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। स्वर को मालूम है प स्वर पे खटका दिखाना है तो प स्वर को ब्रैकेट में लिख दिया। अब खटका जिस स्वर से शुरू होगा उस स्वर पर आकर समाप्त हो जाएगा, तो प और प। खटका में आपके 4 स्वर रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, जिस स्वर पर खटका देना है उससे अगला स्वर आ जाएगा, और पीछे से चलेंगे तो इस स्वर से पिछला स्वर आ जाएगा, प से पिछला स्वर। आगे की ओर चलेंगे तो अगला स्वर, पीछे से वापस आएंगे तो पिछला स्वर, ठीक है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।